नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा, ये जो विषय है इसकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार आ रहे हैं और आप लोगों को इनके सटीक उत्तर लिखने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपके लिए एक कंटेंट बनाने का प्रयास करूं, जिससे हो सकता है आपको थोड़ी सहायता ज़रूर मिलेगी। तो उस कंटेंट को देख लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि डिफाइन सोशल रिलेशनशिप ये क्या है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने चैनल पर पोस्ट कर दिए हैं। मैं इसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। जैसे सोशल रिलेशनशिप की बात की जा रही है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं आपको बताता भी चलता हूँ। सोशल रिलेशनशिप का अर्थ होता है सामाजिक संबंध। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि डिफाइन सोशल रिलेशनशिप, तो आप यही बताएंगे कि सोशल रिलेशनशिप इज ए काइंड ऑफ बिलीफ, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, या फिर एक बॉन्डिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि एक से ज़्यादा लोगों को एक कॉमन विचारधारा के साथ में किसी समान रूप से साझा की जाने वाली विचारधारा, मान्यता, प्रेम के संबंध, वैचारिक समानता के कारण आपस में जोड़ कर रखती है। अच्छी सी परिभाषा मैंने लिखी हुई है, वो आप लिख सकते हैं, और इससे भी बेहतर परिभाषा आप लिख सकते हैं। लेकिन परीक्षा में कभी इस तरह के प्रश्न आ जाए तो पहले सोचकर उसको लिखिए आप, ठीक है, और 50 शब्द में ही लिखने का प्रयास करें। तो सोशल रिलेशनशिप मतलब जो एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में एक संबंध की स्थिति होती है, आपसी समन्वय की स्थिति होती है, उसे हम सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। सोशल रिलेशनशिप को हम परिवार के स्तर पर भी देख सकते हैं, पास पड़ोस के स्तर पर देख सकते हैं, राष्ट्र के स्तर पर देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं। तो जब हम अपने अलावा दूसरे के साथ में किसी एक विचारधारा, किसी मान्यता या किसी भी बिलीफ के आधार पर जुड़े होते हैं, इसे हम सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। इसके बहुत सारे कारक होते हैं जिसे हम विस्तारपूर्वक समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग, जब आपसे पूछता है कि चिंतन का संप्रत्यय बताइए, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा कि चिंतन क्या है, सिंपल यही आपसे पूछ रहे, तो आपको बहुत सारा कुछ इसमें प्रकार वगैरह वगैरह नहीं लिखना है। चिंतन का संप्रत्यय मतलब चिंतन एक ऐसी जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी विषय के ऊपर सोचने की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें कि हमारे सामने अगर कोई चुनौती है, कोई समस्या है, तो उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। चिंतन की प्रक्रिया में हम अपने पूर्व के अनुभव का इस्तेमाल करते हैं, वर्तमान में जो संसाधन उपलब्ध है उनका इस्तेमाल करते हैं, और जो समस्या हमारे सामने है या जिस परिस्थिति में हम हैं उसमें हम अपने आप को ढालने का, अपने आप को आप बोल सकते हैं कि उसके अनुकूल करने का प्रयास करते हैं। अच्छी सी परिभाषा, मैं बार बार आपको बोलूँ कि अच्छी सी परिभाषा मैंने लिख रखी है, आप भी उसको देख सकते हो। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मीनिंग ऑफ टीचिंग, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक अनुभवी व्यक्ति, एक आपसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति आपको किसी विशेष के बारे में जानकारी देता है, उस विषय की सही जानकारी, सही ज्ञान, गुण और कौशल विकसित करने में आपको सहायता प्रदान करता है। एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जहाँ कि आप उस विषय का ज्ञान ले सकें या उस गुण या कौशल को आप अर्जित कर सकें। तो शिक्षण मतलब एक ऐसा वातावरण, ये शैक्षिक रूप से आप देखेंगे तो ये आपका फॉर्मल भी होता है और नॉन फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। लेकिन शिक्षण की प्रक्रिया में एक अनुभवी व्यक्ति आपको, जो नया व्यक्ति है यानी कि जिसको अभी शिक्षा ग्रहण करनी, उसको सिखाने का कार्य करता है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में आपको पता है कि 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं। ये त्रिआयामी प्रक्रिया होती है, इसमें शिक्षक, वातावरण और शिक्षा ग्रहण करने वाला अधिगमकर्ता होता है। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, अब चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का अर्थ होता है एक ऐसा पाठ्यक्रम या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जिसका उद्देश्य बालक की आवश्यकताएं, बालक के विकास और बालक की वास्तविक स्थिति, उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखकर अगर उसको निर्मित किया जाए तो उसे हम लोग बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें शामिल की जाती है पढ़ने पढ़ाने के लिए, उनका उद्देश्य होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्तर पर स्वावलंबी हो जाए, यानी कि इंडिपेंडेंट बने और अपने ज्ञान, अपने स्तर पर ज्ञान का निर्माण करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर बता रहा है और बच्चा सीख रहा है, बल्कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है कि एक ऐसा पाठ्यक्रम जो बच्चों को अवसर दे उनके अंदर छुपी क्षमताओं का विकास करने के। और इस स्थिति में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के संचालन में शिक्षक का योगदान जो है मात्र
एक सहयोगकर्ता के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है, एक प्रबंधक का कार्य होता है, जो कि बच्चे को ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को सही प्रकार से सीखने और समझने में सहायता करता है। ऐसा नहीं करता है कि वो उन्हें अनुदेशन करता है या उन्हें गाइड करता है, बल्कि वो उन्हें हेल्प करता है। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का अर्थ साधारण शब्दों में कहें तो संप्रेषण का अर्थ होता है अपने विचारों का आदान और प्रदान करना। जब हम अपनी बातें, अपने विचार दूसरे के साथ साझा करते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारे से अपने विचारों को साझा करता है, तो ये संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण ज़्यादातर जो है आपके एक से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है। कई बार व्यक्ति खुद से भी बात करता है, वो भी संप्रेषण होती है, लेकिन मुख्य रूप से संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति जो संप्रेषण कर रहा होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंडर, इंग्लिश में बोलते हैं सेंडर, यानी कि जो संदेश वाहक है, और दूसरा जो संदेश को लेता है उसे हम लोग बोलते हैं रिसीवर, यानी कि संदेश प्राप्त करता। इसको हम लोग एक बॉक्स के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं, जिसमें कि हम सेंडर, चैनल और रिसीवर दिखाएंगे। टाइप ऑफ वीडियो सिस्टम, वीडियो प्रणाली के प्रकार पूछ रहा। अब देखिए, आप इसको हम लिख सकते हैं कि वीडियो प्रणाली जिसमें कि सिर्फ वीडियो चलता है, यानी कि ओनली वीडियो, एक वीडियो ऑडियो दोनों कंबाइंड होता है, एक एनिमेटेड होता है, एक आपका GIF होता है। तो इस तरह के अलग अलग कैटेगरीज को आपको जस्ट नाम लिखने हैं यहाँ पर। मीनिंग ऑफ टीचिंग एड्स, देखिए मीनिंग ऑफ टीचिंग एड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या? आपको पता है वो ऐसे सभी साधन जो कि शिक्षा की प्रक्रिया में एक शिक्षक को मदद करते हों, छात्रों को सहायता प्रदान करते हों, विषय को समझने में, बेहतर तरीके से जानने में और आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने में, तो वो सारी चीज़ें आपकी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। ब्लैक बोर्ड भी हमारा शिक्षक सहायक सामग्री है, एक हमारी पाठ्य पुस्तक भी शिक्षक सहायक सामग्री है। हम जब बाहर मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमारे लिए शिक्षण सहायक सामग्री का काम करती है। जब एक शिक्षक मॉडल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से आपको सिखाता है, ये सारे साधन जो है शिक्षण सहायक सामग्री हैं। ये सब चीज़ें जो है आपके टीचिंग एड्स कहलाती हैं। इसके बाद माफ़ करिएगा, इसके बाद मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक का। देखिए पाठ्य पुस्तक एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी संकलित ज्ञान का स्रोत और भंडार है जहाँ की आप जिस विषय का अध्ययन करना चाहते हो उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी, ज़्यादातर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है प्रश्नों के फॉर्म में प्रैक्टिस करने के लिए आपको। और पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण होता है, पाठ्य पुस्तकों में जो पाठ्य वस्तु सम्मिलित की जाती है वो अनुभवी व्यक्तियों द्वारा, पाठ्य पुस्तक निर्माण करने वाली पूरी एक कमेटी के द्वारा बनाई जाती है। तो पाठ्य पुस्तकें अधिगमकर्ता और एक शिक्षक को एक ऐसे साधन के रूप में उपलब्ध होती हैं जिससे कि शिक्षण की प्रक्रिया और पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। इससे शिक्षक जो है विषय को एक सुनियोजित तरीके से बच्चों को सिखाने में सफल हो पाता है, जबकि बच्चे उसी चीज़ को वापस पढ़ने में, दोबारा से रिवाइज करने में। और एक महत्वपूर्ण बात, पाठ्य पुस्तक का सबसे बड़ा योगदान ये भी है कि बच्चों को इससे खुद से भी पढ़ने में सहायता मिलती है। मान लीजिए बच्चा जो है क्लास में नहीं उपलब्ध है, शिक्षक क्लास में उपलब्ध नहीं है, तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से स्व अध्ययन करके भी हम अपने ज्ञान में लगातार वृद्धि कर सकते हैं। तो देखिए ये पॉइंट मैं आपको जनरल तरीके से बता रहा हूँ, अगर आप इनको डिटेल में लिखेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। यूज़ ऑफ मीडिया इन ई लर्निंग, सिंपल बात है, जैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह का यूज़ करते हैं तो आप उनको बस यहाँ पे नाम लिख दीजिए कि भाई हम लोग PDF, PPT, प्रोजेक्टर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आजकल यूज हो रही है और इन सब के प्रयोग से जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूज से, ICT के प्रयोग से आज शिक्षण की प्रक्रिया जो है ज़्यादा मनोरंजक, ज़्यादा रोचक, ज़्यादा प्रभावशाली हो गई है। अब शिक्षकों के लिए अपना कार्य करना ज़्यादा सरल हो गया है और बच्चों को किसी विषय वस्तु में जिसमें कि उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उसे समझने के लिए अब अलग अलग माध्यम उपलब्ध हैं जिससे कि वो बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख और समझ सकते हैं। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, जिसे कि हम स्मार्टफोन भी कहते हैं, इन एजुकेशन। देखिए वैसे तो स्मार्टफोन का इस्तेमाल पहले हम मनोरंजन के लिए और एक दूसरे के साथ में बातचीत के लिए क्या करते थे, लेकिन जब से बहुत सारे आपके एजुकेशन के प्लेटफॉर्म, यानी कि एजुकेशन जो है अब आपको इंटरनेट पर डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध हो गया है, इससे बच्चों को काफ़ी सहायता हो गई है, अधिगमकर्ता को, शिक्षक को भी काफ़ी सहायता हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस, PDF, PPT, ये सारी चीज़ें हम मोबाइल के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोबाइल एक ऐसा साधन हो गया है, एक ऐसा
आपका यंत्र हो गया है जिसके माध्यम से आप जो है अपनी शिक्षा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप पीडीएफ्स पढ़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इस तरह यहाँ पर 5-7 पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गए। मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, इनके क्वेश्चन भी मैं अभी बस तुरंत थोड़ी देर में ही आपको पोस्ट कर रहा हूँ। मैं आपके साथ बस डिस्कस कर दे रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है सरल हैं, आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको एक और प्रश्न दिखाता हूँ। दोस्तों अगर हम लोग सेक्शन बी में आते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। देखिए ये क्वेश्चन आपको इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये गत वर्ष का प्रश्न पत्र है, यानी कि पिछले साल का प्रश्न पत्र है। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ज्ञान और सूचना में कौन कौन सी भिन्नताएं हैं। देखिए ज्ञान एक अलग चीज़ है और सूचना एक अलग चीज़ है। सूचना का प्रयोग करके हम ज्ञान अर्जित करते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है वो सूचना हो, लेकिन उससे हमारा ज्ञान बढ़े ये कोई ज़रूरी नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे किसी पड़ोसी राष्ट्र में कोई आपका राजनीतिक बदलाव हुआ है, वहाँ के राष्ट्रपति बदले हैं, वहाँ में कोई भौगोलिक गतिविधि हुई है, वहाँ पर कुछ नया हुआ है, उससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो ये ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है तो उससे ये ज़रूर निर्दिष्ट होता है, ये श्योर होता है, ये इंश्योर हम करते हैं कि हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी, मतलब कि हमारी सूचनाएं भी जो है अब ज़्यादा व्यापक हो रही हैं। तो ज्ञान निर्माण और जो सूचना है ये दोनों एक तरह से अलग है। हाँ, ज्ञान निर्माण का जो आधारशिला होता है वो जरूर सूचनाएं होती हैं, लेकिन हर सूचना हमारे लिए ज्ञान का काम करे ये आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैंने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है, अगर आप लोगों ने चैनल पे देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकें। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाषा की विशेषताओं को आप जब ये सेक्शन बी में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कई बार, और मैं अभी बार बार बताऊँ तो जब सेक्शन बी आप अटेम्प्ट करें ना, तो यहाँ पर आप क्या करें कि जो भी क्वेश्चन हैं इनको आप पॉइंट्स में लिख दीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है, 20 पॉइंट का टारगेट रखिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए और फिर 20 पॉइंट लिख दीजिए। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। सो इवेल्युएट द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 रिगार्डिंग द करिकुलम। देखो पाठ्यक्रम को लेके जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिए गए थे उसके बारे में कुछ प्रमुख बातें बताना। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप 10 पॉइंट लिखिए, जिसमें आप लिखिए कि देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो सुझाव दिए गए तो उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि पाठ्यक्रम को जो है छात्र केंद्रित बनाया जाए, पहली बात तो ये। दूसरा, पाठ्यक्रम में साइंस गणित जैसे विषयों को जो है ज़्यादा जोर दिया जाए, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी। पाठ्यक्रम निर्माण को लेकर जो है दिशा निर्देश दिए गए थे, और पाठ्यक्रम निर्माण में मातृभाषा के प्रयोग के ऊपर भी जो है कई सारे सुझाव दिए गए थे। जैसे कि मातृभाषा, आरंभिक शिक्षा कक्षा 5 तक की शिक्षा जो है मातृभाषा में हो, और इस बात को सुनिश्चित करना भी जो है राज्य सरकार का जो है और संबंधित जिला स्तर पर जो भी प्रशासन है उनका काम होता है। इस तरह की बातें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताई गई थी। क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं आपके साथ अभी इसको पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। डिस्क्राइब दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि की विशेषताओं का उल्लेखन करें। देखिए प्रोजेक्ट विधि यानी कि एक शिक्षण का एक ऐसा तरीका जिसमें हम किसी विषय को समझने के लिए एक प्रोजेक्ट लिखते हैं। एक प्रोजेक्ट यानी कि एक योजना पे काम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना है, या हमें पढ़ना है कि जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता कैसे जांची, या फिर अम्ल या क्षार के बारे में पढ़ना है यानी कि एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक एसिड को ले लेते हैं और बच्चे छोटे छोटे समूह में शिक्षक की निगरानी में उनके ऊपर प्रयोग करते हैं, और फिर देखते हैं कि उस एसिड के बारे में हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए आप बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट दे देते हैं, और बच्चे फिर उस पूरी प्रक्रिया को संचालित करने में यानी कि उस प्रक्रिया को करके देखते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड थोड़ा लंबा होता है, ज़्यादा समय लेता है और इसमें थोड़ा खर्चा भी आता है, लेकिन इस विधि को हम ज़्यादा प्रैक्टिकल विधि मानते हैं। तो इसमें जो सीखने की जो बात होती है और समझने की बात होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है और बच्चे इसको बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ SCERT इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास में जो आपका SCERT है उसकी भूमिका। थोड़ा लंबा होगा इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अलग से आपके साथ में डिस्कस कर
सिमिलरली दोस्तों ये भी प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में ICTS की उपयोगिता का वर्णन करें। देखिए ये ICT इसके यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में बात कर रहा है, तो आप सब इसमें लिख सकते हैं कि भाई इससे क्या सहायता मिलती है, तो इसलिए मैं इसको नहीं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हाउ कैन यू डेवलप थिंकिंग अमंग योर स्टूडेंट। देखिए छात्रों के अंदर आप जो है किस प्रकार से जो है शिक्षा यानी कि आप जो है सोचने की जो बात होती है यानी कि शिक्षण के प्रक्रिया के माध्यम से उनके अंदर जो है तर्क शक्ति चिंतन शक्ति कैसे विकसित कर सकते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर मैं आपके साथ में अभी शेयर कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा और सरल सा प्रश्न है, आप लिख सकते हैं इनको पॉइंट्स में भी, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। और प्रश्न संख्या ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार लोग बार बार पूछ रहे हैं इस प्रश्न को, तो इसका उत्तर भी मेरे पास में है। जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इन केस अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से नहीं देखते हैं तो कम से कम कुछ तो सुन लें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर इंटरप्रेटिंग नॉलेज। ज्ञान की व्याख्या करने के लिए भाषा का क्या महत्व है। देखिए भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित भी करते हैं और ज्ञान का प्रसारण भी करते हैं, यानी कि दूसरे को ज्ञान बांटते भी हैं। तो भाषा के बिना शायद ज्ञान अर्जित करना या ज्ञान का निर्माण कर पाना ही असंभव है। तो पहली बात तो आप समझिए कि भाषा के बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि आप जो कुछ भी सीखते हैं उसके सीखने की प्रक्रिया में, यानी कि अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन से पहले उसकी जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो तो जरूरी होता है, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है। इसी तरह से ज्ञान के निर्माण की जो आधारशिला होती है, इसकी जो ईंट है वो तो भाषा ही है। भाषा के माध्यम से ही तो चीज़ों को आप समझते हो, भाषा के माध्यम से चीज़ों को आप पढ़ते हो, भाषा के माध्यम से अपने विचारों को आप नोट करते हो, लिखते हो, उनके ऊपर दोबारा रिसर्च करते हो। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जो हम सीखते हैं, समझते हैं, उसको हम प्रस्तुत करते हैं, उसको लिखते हैं और उसको हम फिर संप्रेषित करते हैं, यानी कि दूसरे के साथ में साझा भी करते हैं। डिटेल्ड आंसर मैं अभी आपको दे दूंगा, थोड़ा वेट करिएगा। आज ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, इसके लिए करना ये है कि आपके भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं सेक्शन सी में हमारे पास में क्या क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन सी में डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी मैंने इसका आंसर लिखा है क्योंकि आप लोगों को कई बार सही पॉइंट नहीं मिल पाते हैं, तो मैं लिख दूंगा कि अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या खासियत होती है। व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन नॉलेज एंड टेक्स्ट बुक। सिमिलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने इससे संबंधित सारे प्रश्नों का एक संकलन बनाया है। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर है कि टेक्स्ट बुक करिकुलम के बीच में क्या संबंध है, टेक्स्ट बुक नॉलेज के बीच में क्या संबंध है, एक अच्छा टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक क्या होता है। इस तरह के सारे प्रश्नों को मैंने एक जगह इकट्ठा करके आपके लिए तैयार किया है। अभी मैं आपके साथ उसको साझा करता हूँ। माफ करिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। शैक्षिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। देखिए शैक्षिक उद्देश्यों का अर्थ होता है ऐसे उद्देश्य जो शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए जाने चाहिए। अब शैक्षिक उद्देश्य वैसे अगर हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को विकसित करना ही जो है हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। ये हमने मेन तरह से बताया, इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्राइब यूटिलिटी ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मेथड। देखिए इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। एकीकृत पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन करिए। मतलब एकीकृत पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं वाले छात्रों के भी ध्यान में रखते हुए और विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को सबको एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आप डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगले आने वाले कुछ वीडियोस का इंतजार करिए। आज के दिन में ही मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। दोस्तों आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपके कुछ व्यक्तिगत प्रश्न हों, जैसे कि मतलब व्यक्तिगत मतलब शिक्षा से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं।